हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नया गवर्नमेंट बना था इंडिया का, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए थे। और नेशन बिल्डिंग, जैसे कि हमारे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम थे। एक तो कंट्री को यूनाइट करना, ठीक है, दूसरा जो था हमें डेमोक्रेसी लाना था और तीसरा डेवलपमेंट। तो इसी 3 ये जो यूनिटी, डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, इन 3 पे फर्स्ट 3 चैप्टर है हमारा। सो हम पहला चैप्टर देख रहे हैं कि सर हाउ डिड इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग यूनिटी इन इंडिया, कैसे प्रिंसली स्टेट को ज्वाइन किया गया था और किस तरह से क्या क्या डिफिकल्टी हमें फेस करना पड़ता है, ये सब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever in new videos are uploaded. So let us begin the chapter. So हम इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन डिड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, तो ठीक है हमें पता है 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे। तीसरा क्वेश्चन है विच फेमस स्पीच डिड नेहरू गिव ऑन 15 अगस्त, तो उन्होंने 15 अगस्त को एक स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में और उसका नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। सो ये स्पीच का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 मार्क का, तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर द 2 गोल्स अपॉन विच एवरी लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट एग्रीड अपॉन, तो कौन से ऐसे गोल थे जिसको हर जो लीडर था, जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले हमने ब्रिटिश के खिलाफ एक नेशनल मूवमेंट किया था, ब्रिटिश को हटाने के लिए एक लड़ाई किया था, उस लड़ाई को हम नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। और जब हम ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे तो उस समय जितने भी सारे लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में डेमोक्रेसी हो, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे लीडर क्या चाहते थे, जितने भी सारे लीडर थे चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हो, वो चाहते थे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, ठीक है। और दूसरा था गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन, तो दूसरा उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए काम करेगा नो डाउट, बट ज़्यादा काम करेगा गरीबों के लिए और जो सोशली डिसएडवांटेजेस लोग हैं उनके लिए काम करेगा। सो दिस वाज अनदर गोल अपॉन विच एवरीबडी एग्रीड अपॉन, ठीक है। सो इन व्हाट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इंडिया वाज बॉर्न, सो इंडिया जब आज़ादी हुआ था उस समय क्या क्या प्रॉब्लम है फेस करना पड़ता है। एक तो फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान में बट गया था 2 पार्ट में, तो ये एक सबसे बड़ा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस था। दूसरी बात है 1947 देयर वाज ए पीरियड ऑफ ये पीरियड ईयर ऑफ सो ये एक ऐसा समय था जिसमें कि बहुत सारे वायलेंस हुआ था और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। इट वाज ए ईयर ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वायलेंस मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, कम्युनल राइट्स हुआ था और बहुत सारे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, और बहुत सारे सिख और हिंदू जो थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पाकिस्तान में रहते थे, वो इंडिया आए थे, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। व्हेन वाज इंडिया पार्टीशन, तो ऑन 14 एंड 15 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो हम देखते हैं इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो 2 नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग, सो पहला पॉइंट तो हम ये लिख देंगे कि मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू, अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट 1 but 2 पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। ये थ्योरी क्या मानता था कि इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, और इसलिए ऑन दिस बेसिस इंडिया को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान। सो दिस वाज द 2 नेशन थ्योरी, आसान है बहुत। नेक्स्ट है स्टेट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, सो इंडिया जब आज़ाद हुआ था, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको कैसे क्या क्या प्रॉब्लम था। वैसे तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम है,
और हमें तीनों प्रॉब्लम 2 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। से ये ध्यान रखना कि हमें एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट को एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए, तभी हमें 2 मार्क्स मिलेगा हर पॉइंट के लिए। सो शेप द नेशन, देखो इंडिया वाज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज, कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग साइज था इंडिया, है अभी भी। इट ऑल्सो है डाइवर्सिटी, सिर्फ हमें बड़ा ही नहीं था बल्कि हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी था, बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, रिलीजन, धर्म के नाम पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे इंडिया में, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं इंडिया में। सो ये भी एक चैलेंज था कि कैसे इतने सारे डाइवर्स ग्रुप को यूनाइट करके रखना, किस तरह से इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को यूनाइट करके रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मोर ओवर इंडिया वॉज ऑल्सो पार्टीशन इन 1947 ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखो धर्म के नाम पे एक तो बहुत सारे डाइवर्सिटी था इंडिया में, हिंदू थे, मुस्लिम, सिख थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते थे इंडिया में, और धर्म के नाम पे इंडिया में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था। तो ये डर तो लोगों के अंदर था कि अगर सारे धर्म के लोग फिर से हो सकता है कि उनके अंदर अलग कंट्री का डिमांड करना शुरू कर दें, या इस तरह का डर था। तो हमें ऐसे इंडिया को यूनाइट करना था, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना जिससे कि हर धर्म के लोग इंडिया में मिलजुल के रहे। एंड देन द चैलेंज वाज टू यूनाइट सच ए वास्ट कंट्री विथ सो मच डाइवर्सिटी एंड कन्वर्ट इंडिया अ नेशन दैट एकोमोडेट डाइवर्सिटी। नेशन मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। वो नेशन क्या होता है, देखो नेशन और स्टेट में फ़र्क है, ठीक है। नेशन मतलब होता है कि कंट्री जिसमें कि लोग जो हैं वो फील करे कि उस देश के वो सिटीजन हैं, जिसमें ऐसा एक कंट्री जहाँ पे कि लोगों को लगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। इफ़ देयर इज फीलिंग ऑफ वननेस among all the people irrespective of their religious differences, language differences, तो हमें इंडिया को नेशन बनाना था, हमें इंडिया को एक ऐसा कंट्री बनाना था जहाँ पे हर आदमी फील करे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, वो फील करे कि वो इस देश के नागरिक है, और दे शुड लिव टुगेदर। सो फीलिंग ऑफ वननेस मस्ट डेवलप, ठीक है। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू शेपिंग ए नेशन, ठीक है। हम स्टेट तो बना सकते हैं, किसी को किसी दूसरे कंट्री के पार्ट को जीत के अपने में मिला सकते हैं, क्या वो लोग ये फील करेंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें क्रिएट करना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दूसरा डेमोक्रेसी लाना था, मैंने बताया 3 चैप्टर है हमारा, वही यहाँ पे प्रॉब्लम है। इंडिया एडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स एंड गेव राइट टू वोट टू एवरी बॉडी हु वाज 21 ईयर ऑफ एज। उस समय 21 ईयर था, आज ये कम करके 18 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। सो इंडिया जो था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया था, उसमें हमने हर नागरिक को जो कि 21 साल से ऊपर थे उनको राइट टू वोट दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री मतलब जहाँ पे एक पार्लियामेंट होगा, जैसे कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, और लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है, और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टी होंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे और जो जीतेगा वो सरकार बनेगा। ऑल दीज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट दैट इंडिया एडॉप्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा जो है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट क्या शो करता है कि इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, ठीक है। सो दीज डेमोक्रेटिक फीचर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। तो अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ होता है, और जस्ट डेमोक्रेसी दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बुक इज समथिंग डिफरेंट। सो ये चैलेंज था कि इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी लेके आना, और लोगों के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना डेमोक्रेसी के प्रति। सो वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और लोगों के अंदर वो डेमोक्रेटिक फीलिंग लेके आना वो ज़्यादा जरूरी था, एंड दैट वाज द सेकंड चैलेंज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट विल एंड द वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, ठीक है। सो तो क्या था इसमें कि थर्ड चैलेंजेस, तो ये थर्ड चैलेंजेस था हमारा कि हम सबकी भलाई के बारे में काम करना चाहते थे, और स्पेशली फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन। सो दैट वाज द थर्ड चैलेंज डेवलपमेंट। सो मैंने क्या बताया था, थर्ड चैलेंज डेवलपमेंट था, दूसरा डेमोक्रेसी था, और तीसरा जो था आपका
नेशन बिल्डिंग था। तो थर्ड चैलेंज वाज टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू ऑल। इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर डेवलप्ड, ठीक है, एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा था हमारे देश में। सो रियल चैलेंज वाज टू डेवलप इफेक्टिव पॉलिसी फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो हम अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना था और गरीबी दूर करना, ये एक थर्ड चैलेंज था गवर्नमेंट के पास। नो डाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट इट गेव स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेजेस सेक्शन, रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटी। देखो हालांकि हमारे कंट्री में हमने अडोप्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सब कोई बराबर है, लेकिन हमने नॉट यूनाइट एवरीबॉडी, इवन दोज हु आर इन माइनॉरिटी, उनको यूनाइट करने के लिए हमने, या जो लोग स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था किसको, जो सोशली डिसएडवांटेज, जैसे कि एससी हो गया या एसटी हो गया, इनको हमने रिजर्वेशन दिया था। क्या दिया था? ठीक है, रिजर्वेशन दिया था और इस तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। दूसरी बात है कि हमने रिलीजियस माइनॉरिटी जो थे, कल्चरल माइनॉरिटी के लोग थे, सिख हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ऐसे ग्रुप को हमने ज़्यादा इनको ज़्यादा प्रिविलेज दिया था, जिससे कि ये अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को मेंटेन करके रख सके। सो दिस वे वी ट्राई टू यूनाइट दीज पीपल टुगेदर, एकोमोडेट दीज डिफरेंसेस। इंडिया ऑल्सो अडोप्टेड वेलफेयर गोल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। आपको पता होगा डीपीएसपी क्या होता है, ठीक है, डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसमें कुछ ऐसे डायरेक्शन इंक्लूड किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो, कंट्री के जो वेलफेयर हो, जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, राइट टू वोट मिल पाए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। और इस तरह से हमने ऐसे डायरेक्शन इंक्लूड किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि even those who are socially and economically disadvantaged, they also get benefit of government policy and program, ठीक है। सो ये था हमारे 3 चैलेंजेस। सो कंक्लूजन में क्या लिखा, इवन दो दी चैलेंजेज वर एनॉर्मस, हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज था ये, इंडिया कुड स्टैंड बाय दीज एंड कुड एबल टू अचीव सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने इस प्रॉब्लम से लड़के हमने फिर फाइनली इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और आज भी इंडिया इंटैक्ट है, मतलब हमारा टेरिटरी कहीं नहीं गया है, अभी भी हमने यूनाइट करके रखा है और आज भी डेमोक्रेसी चल रहा है इंडिया में, ठीक है। सो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन हमें चाहिए, जो कि ये कंक्लूजन है जो हमने ऊपर लिखा उसी को समराइज करके 2-3 लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, व्हाट प्रॉब्लम डिड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी क्रिएट। देखो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिलीजियस, हमने बताया था ना कि इंडिया में रिलीजियस मेजोरिटी, ठीक है, क्या होता है और क्या प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ा था बेस्ड अपॉन रिलीजियस मेजोरिटी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डिवाइड इंडिया इनटू 2 कंट्री, आपको पता है कि 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया था, तो हमने कौन सा पॉलिसी फॉलो किया था। So in order to divide India into 2 countries, India and Pakistan, the policy of religious majority was followed, ठीक है। सो यह है कि 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने क्या पॉलिसी फॉलो किया था इंडिया को डिवाइड करने के लिए, तो रिलीजियस मेजोरिटी पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, दिस पॉलिसी बेसिकली मीन्स दैट एन एरिया वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड गो टू पाकिस्तान एंड द रेस्ट वाज टू स्टे विथ इंडिया। यानी कि जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि इस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे, इवन बांग्लादेश का पार्ट में मुस्लिम ज़्यादा थे, ईस्टर्न पाकिस्तान बाद में जो बना था वहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा थे, तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये डिसाइड किया जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं था, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इससे, प्रॉब्लम विद द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, देयर वर नो बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। सो ब्रिटिश इंडिया जब था, इंडिया में जब ब्रिटेन थे उस समय ऐसा कोई एक एरिया नहीं था जहाँ पे कि मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, उस एरिया को हम पाकिस्तान क्रिएट करते। देयर वर 2 एरिया, हालांकि इनफैक्ट 2 एरिया था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। कौन कौन सा, एक तो वेस्ट एंड अदर इन द ईस्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ना कि जैसे इंडिया है तो एक यहाँ पे ज़्यादा रहते थे और ये बांग्लादेश पार्ट में ना ज़्यादा मुस्लिम रहते थे। अब तो कैसे क्या करें हम, क्या सारे मुस्लिम यहाँ ज़्यादा रहते थे, इनको बोले यहाँ चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ज्वाइन, अब और ये दोनों पार्ट को हम एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि लैंड अलग अलग है टुगेदर। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल हैव 2 टेरिटरी, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो हमने क्या डिसाइड किया कि पाकिस्तान जो दो टुकड़ों में होगा, इसको हम बोलेंगे वेस्ट पाकिस्तान और इसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलेंगे।
ठीक है। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान 2 टुकड़ों में था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ऑल। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, चलो हमने तो जो एरिया में मुस्लिम ज़्यादा था उनको हम वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान देते, लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम थे वो जाना नहीं चाहते थे। नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे और भी कुछ छोटे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे जो कि नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। जैसे अब्दुल गफ़ार खान जो हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये एक तरह से ये पार्ट यहाँ पे ना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस था, वहाँ पे अब्दुल गफ़ार खान जो है एक लीडर थे, और वो चाहते थे कि ये पार्ट जो है इंडिया में ज्वाइन हो जाए, ना कि पाकिस्तान में चले, लेकिन ये एरिया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। तो इसलिए देखो, तो ये चाहते, और इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये कि हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी और हु वाज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है। डिड नॉट बिलीव इन द 2 नेशन थ्योरी। इनको तो ये चीज़ मानते नहीं थे कि इंडिया दो तरह के लोग रहते हैं इसमें और 2 कंट्री हैं। अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बट हिज व्यू वाज सप्रेस्ड बाय एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाज मेड द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे या उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसको ध्यान में रखते हुए हमारा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस को, हालांकि फ्रंटियर गांधी चाहते थे कि नहीं वो इंडिया में ज्वाइन हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी बात को इग्नोर किया गया एंड फाइनली इट वाज मर्ज विद पाकिस्तान। सो थर्ड प्रॉब्लम वाज पंजाब एंड बंगाल। अब पंजाब बंगाल में क्या हुआ, ठीक है। सो बंगाल ये पार्ट है, यहाँ पे बंगाल था और ये पंजाब था। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका कैसे इसको सॉल्व करें। क्या दो देयर दी स्टेट्स वर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बट वेरी लार्ज एरिया ऑफ दीज स्टेट्स हैड नॉन मुस्लिम। हालांकि इस एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे और यहाँ भी ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे, तो क्या, और लेकिन यहाँ पे कुछ सिख और हिंदू भी रहते थे, यहाँ पे हिंदू भी रहते थे। अब इसका क्या कर सकते हैं हम इसको। सो इस तरह से हमने ये डिसाइड किया कि, तो यहाँ पे ये है कि फिर हमने क्या डिसाइड किया कि इन 2 स्टेट को डिवाइड कर देंगे, और जो वेस्ट, देखो यहाँ पे क्या लिया। सो इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड दी स्टेट इनटू 2 बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी बट कुड नॉट बी डन टिल 14 और 15 अगस्त। देखो 14-15 अगस्त को इनको पता नहीं था कि इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। इट मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दीज 2 स्टेट डिड नॉट नो वेदर दे आर इन इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान बन गया था। तो सो डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन कुड बी फेल्ट इन दीज 2 स्टेट। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा दंगे वगैरह हुए थे और बहुत सारे ज़्यादा लोग यहीं में मारे गए थे, ठीक है। बाद में हमने डिसाइड किया इसको 2 पार्ट में कर देंगे। तो पंजाब को 2 पार्ट में कर दिया गया और वेस्ट पंजाब जो चला गया पाकिस्तान की तरफ और इधर वाला इंडिया की तरफ रह गया। उसी तरह बंगाल में हमने वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया और ईस्ट बंगाल उसको चला गया बांग्लादेश को, ठीक है, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान को। सो फोर्थ प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी मतलब जो कम संख्या में लोग हैं उनका क्या होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। सो लैक्स ऑफ हिंदू एंड सिख्स जो थे वो पाकिस्तान में थे, रह गए थे, और इवन मोर नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन साइड फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड। वो फंस गए थे। अब वो क्या करें, कहाँ चाहे पाकिस्तान में, हिंदू या सिख को लग रहा था कि वो पाकिस्तान में रहें या इंडिया में आ जाए, इंडिया में जो मुस्लिम को लग रहा था कि क्या इंडिया में रहें या पाकिस्तान में चले जाए। सो दे बिकम ईजी टारगेट ऑफ अटैक। तो ऐसे लोग जब वहाँ पे माइनॉरिटी में हिंदू और सिख थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया, इंडिया में मुस्लिम जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया। सो इनिशियली इट वाज थॉट दैट द वायलेंस वाज टेम्पररी एंड वुड बी कंट्रोल सून बट इट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। धीरे धीरे लगा कि ये कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और माइनॉरिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर्स वर अटैक्ड, लूटेड, रेप्ड एंड मर्डर्ड ऑन ए लार्ज स्केल। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो रेप हुआ, उनका मर्डर हो गया। इस तरह से बहुत ट्रॉमा फेस करना पड़ा लोगों को, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो है ये, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। क्या है कि जो पार्टीशन हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इसका रिजल्ट हुआ। सो इंडिया वाज पार्टीशन ऑन, ये इंट्रोडक्शन है, इंडिया वाज पार्टीशन ऑन 14 अगस्त 1947 with the hope that Muslim would have their own country to live, and this partition was done on the religious majority, but what followed after partition was unprecedented. इसका एग्जाम्पल कहीं भी नहीं था हिस्ट्री में, इतने भी सारे लोग इसमें मारे गए। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशंस आर, पहले तो किलिंग एंड एट्रोसिटीज। सो बहुत सारे लोग मारे गए। देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज मतलब यातनाएं हुई ऑन द बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। इट इन द नेम ऑफ द रिलीजियस, इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल अदर। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम मारे गए,
पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू और सिख मारे गए। ठीक है, सिटीज़ लाइक लाहौर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता वर डिवाइड इंटू कम्युनल जोन। मान लो कलकत्ता ही है, तो यहाँ पे मुस्लिम का जोन हो गया, ये हिंदू का जोन हो गया है। ठीक है, मुस्लिम का जो, उसी तरह से अमृतसर को भी 2 पार्ट में बैठ गया था, एक पार्ट में सिख और हिंदू थे और दूसरे पार्ट में ये थे। सो 3 अमृतसर भी डिवाइड हो गया था कम्युनल जोन में। कम्युनल मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड हो गया था, आपस में लड़ रहे थे लोग, दंगे हो रहे थे। हिंदू एंड सिख्स अवॉइडेड गोइंग टू द एरिया डोमिनेटेड बाई मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते थे वहाँ हिंदू सिख नहीं जाते थे कि मार दिया जाए। मुस्लिम ऐसे एरिया में जाना नहीं जा रहे थे जहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे थे। ठीक है, सो ये एक पहला था। दूसरा रिफ्यूजी प्रॉब्लम, कि मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जो लोग पाकिस्तान में थे हिंदू और सिख, वो अपने घर छोड़ के इंडिया की तरफ भागने लगे। जो इंडिया में मुस्लिम थे वो वहाँ जाने लगे। दे मूव्ड अक्रॉस द बॉर्डर, इन द प्रोसेस दे हैड अंडरगो ग्रेट सफरिंग। माइनॉरिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर लेफ्ट देयर होम एंड टुक शेल्टर इन द रिफ्यूजी कैंप। जाके जिस वहाँ से यहाँ के लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे, जहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं था। इवन द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सपोर्ट देम, क्योंकि वहाँ से आए थे तो लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ से वहाँ के मुस्लिम गए थे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दे वर फोर्स टू ट्रैवल टू अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इवन ऑन देयर फुट, तो पैदल भी लोग पाकिस्तान से इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। तो ये एक परेशानी था, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जो कि दोनों कंट्री में जाकर लोग रहना शुरू कर दिए। एट्रोसिटीज और ऑन वुमेन, तो औरतों के ऊपर भी बहुत सारा परेशानी फेस करना पड़ता। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर एब्डक्टेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर। एब्डक्शन मतलब होता है कि किडनैपिंग, एक तरह से बड़े लोगों को किडनैप किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एब्डक्शन बोलते हैं। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन, जैसे बहुत सारे मुस्लिम को पकड़ के उनको अपने दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे इंडिया में बहुत सारे लोगों को मुस्लिमों को सिख या और हिंदू कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया। समटाइम दे वर फोर्स टू इनटू मैरिज, समटाइम वुमेन वर किल्ड बाय द मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली। कितनी दर्दनाक होगी कि लोग अपने ही फैमिली में वुमेन को मार देते थे, क्योंकि वो दूसरे कम्युनिटी के हाथ में ना आए और उनका डिसऑनर ना हो जाए, इसकी वजह से। ठीक है, सो एट्रोसिटीज ऑन चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। दोज हु मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड देमसेल्फ होमलेस, जब बॉर्डर क्रॉस किए तो अपने आप को कोई घर नहीं था। फॉर लैक्स ऑफ देम फ्रीडम मीन्स रिफ्यूजी कैंप, इनके लिए फ्रीडम क्या था, रिफ्यूजी कैंप में रहना। और ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक बल्कि सालों रहते गए। पार्टीशन मेंट डिवीजन, पार्टीशन मतलब होता है कि डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया गया, सिर्फ ये नहीं। सो पार्टीशन लेड टू डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, प्रॉपर्टीज को बांटा गया, जो कर्जा था उसको बांटा गया, एसेट्स को बांटा गया। देयर वर ऑल्सो डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक टेबल, चेयर वगैरह बांटा गया, टाइपराइटर बांटा गया, पेपर क्लिप बांटा गया, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बांटा गया। इवन रेलवे के एम्प्लॉय को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में रह गए। एक्सट्रीम वायलेंस, सब जगह बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। बिफोर पार्टीशन बोथ द कम्युनिटी लिव टुगेदर, बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज वायलेंट सेपरेशन दैट फोर्स द 40 लाख पीपल टू माइग्रेट। देखो 1-2 लोग 40 लाख लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, वहाँ से बहुत सारे लोगों को इंडिया आना पड़ा, इंडिया से बहुत सारे लोगों को वहाँ जाना पड़ा। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। और इस कम्युनल राइट्स में जो कम से कम 5 से 10 लाख लोग मारे गए, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक था उस समय। अनदर डीपर इशू क्या था, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, और इवन आफ्टर दैट इंडिया में 12% मुस्लिम जो थे अभी भी इंडिया में थे। इतने सारे मुस्लिम हो जाने के बाद भी हम देखते हैं कि 12% मुस्लिम इंडिया में रह गए थे। सो द बिग क्वेश्चन, हाउ द गवर्नमेंट वुड ट्रीट देम, कि क्या करेगा गवर्नमेंट, इनको किस तरह से ट्रीट करेगा। इंडिया इन द लाइट ऑफ द रीसेंट वायलेंस, द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। हाँ, तो अब इनका गवर्नमेंट इनको किस तरह से ट्रीट करेगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मोर ओवर देयर वाज ऑलरेडी सीरियस कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन द कम्युनिटी, और इनके बीच में टेंशन भी था। लेकिन हमने एक अच्छा सेकुलर कंट्री इंडिया को डिक्लेयर किया था और हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट दिया था, और इसकी वजह से मुस्लिम जो थे इंडिया में सेफ थे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ट्रॉमा एंड सफरिंग that India underwent, it did not deviate from its promises that leaders of freedom struggle made the people of India, ठीक है, that India would be a secular country, ऐसा कंट्री जहाँ पे हर धर्म के लोगों को इक्वल
प्रोटेक्शन मिलेगा और हर धर्म के लोगों को इंडिया में रहने के लिए फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, और उनको राइट्स मिलेगा जिससे कि वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। एंड दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड? सो ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, वो जैसे मान लो इंडिया था, तो ये नहीं कि पूरा इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। कुछ एरिया में जैसे कि इधर फिर बंगाल में मद्रास प्रोविंसेस था, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस था, यहाँ पे ब्रिटिश का, और भी बहुत सारे कुछ प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। लेकिन बाकी सारे एरिया में कौन कौन रूल करता था? प्रिंसली स्टेट, राजा रूल करते थे। दिस स्टेट्स वर रूल बाय इंडियन प्रिंसेस, दे हैड सम कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल मैटर एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी और ब्रिटिश सुप्रीमेसी। देखो इन लोगों को था कि इन लोग अपने स्टेट को रूल कर सकते, इंटरनल मैटर में फ्री थे अपने स्टेट को। जैसे मान लो हैदराबाद है, एक स्टेट था, उससे प्रिंसली स्टेट था, तो हैदराबाद के राजा को इतना ये था कि वो जब तक ब्रिटिश के सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ब्रिटिश हमारे ऊपर है, तब तक वो अपने इंटरनल मैटर में फ्री अपने लोगों को रूल करने के लिए, उसमें ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करता था। और इसी को बोलते हैं हम पैरामाउंसी ऑफ सुजैनिटी और सुजैनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, इवन इट कैन ऑल्सो कम फॉर 1 मार्क। तो व्हाट इज सुजैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन और द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? ये इंडियन प्रिंसेस जो थे, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है, हैदराबाद जो था, यहाँ का जो निज़ाम था वो अपने लोगों को इंटरनली फ्री था अपने लोगों को रूल करने के लिए। लेकिन जब तक ये एक्सेप्ट करता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश का सुपरमेसी को एक्सेप्ट करता है, देन ओनली ही विल बी अलाउड टू रूल। एंड व्हेन दे एक्सेप्ट दिस सुपरमेसी, देन इट इज कॉल्ड पैरामाउंसी और द सुजैनिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हमें प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट मतलब जो मैंने बताया था ना कि इंडिया में 2 तरह के टेरिटरी थे, एक तो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था और दूसरा जो था वो जहाँ पे इंडियन राजा रूल करते थे, उसको हम प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। सो 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है ये कितने तरह के प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में उस समय, ठीक है। सो 565 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में। इंडिया रूल्ड बाय इंडियन प्रिंसेस। इट वाज अनाउंस्ड दैट विद द लैप्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया दिस स्टेट वुड आल्सो बिकम फ्री। ऐसा डिक्लेयर किया गया। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया छोड़ के गए थे इंडिया से, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट को बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और उस एक्ट में ये बताया गया था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा और प्रिंसली स्टेट जो थे वो उनके ऊपर भी ब्रिटिश का जो सुपरमेसी था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या कर सकते हैं जब तो, और इनको ये फ्रीडम दिया गया था कि देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया दीज प्रिंसली स्टेट वुड बी फ्री टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये एक प्रोविजन था उस एक्ट में कि आज़ादी के जब ब्रिटिश का जो कंट्रोल है इनके ऊपर खत्म हो जाए तो ये फ्री हो जाएंगे, चाहे तो इंडिया में ज्वाइन रह सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। दिस डिसीजन वुड बी टेकन बाय द प्रिंसेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड नॉट द पीपल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजा डिसीजन लेगा कि क्या उसे इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। लोग नहीं लेंगे, लोगों से नहीं पूछा जाएगा। दिस वाज ए सीरियस प्रॉब्लम। If it was allowed, it would have threatened the idea of very existence of United India। देखो अगर मान लो हम प्रिंसली स्टेट को बोलते हैं तुम लोग अपना मर्जी से डिसीजन ले लो, तो फिर इंडिया एक नहीं रह जाता। आज जो हम इंडिया के बारे में कल्पना करी थी, हमने जो इंडिया के बारे में सोचा था इतना यूनाइटेड इंडिया, एक बड़ा इंडिया होगा, वो इंडिया रह नहीं जाएगा। हैदराबाद अलग जाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान में, जम्मू एंड कश्मीर इनफैक्ट इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ऐसे होने से फिर इंडिया नहीं रहता जो आज इंडिया है, ठीक है। द प्रॉब्लम स्टार्टेड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जैसे आज़ादी हुआ उसी तरह से इस तरह का डिमांड शुरू हो गया कि प्रिंसली स्टेट क्या होना चाहिए। ट्रावेनकोर एक प्रिंसली स्टेट है जहाँ का रूलर जो था वो उसने अनाउंस किया कि दैट स्टेट हैड डिक्लेयर टू रिमेन इंडिपेंडेंट, कि वो किसी भी ज्वाइन नहीं करेगा, अलग इंडिपेंडेंट रहेगा। देखो अब कैसे हम इसको, ये मद्रास के पास एक जगह है, निजाम ऑफ हैदराबाद मेड द सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे। वो भी बोला कि हमें भी इंडिया में नहीं ज्वाइन रहना, इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। हैदराबाद भी बोला, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। द रूलर ऑफ नवाब ऑफ भोपाल वर अगेंस्ट ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ज्वाइन नहीं होना चाहता था। इसका मतलब यह था कि ये भी इंडिया में रहना नहीं चाहता था।
भोपाल के नवाब. So the response of the ruler and of the princely state, if accepted, would have created many new independent states. अगर मान लो हम इनकी डिमांड मान लेते हैं तो इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट बन जाते हैं, कंट्री बन जाते हैं. वुड हैव क्रिएटेड टू प्रॉब्लम. एक तो द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया, द ड्रीम ऑफ आवर लीडर वुड रिमेन ड्रीम ओनली. जो हमारे जो लीडरों का ड्रीम था कि इंडिया को यूनाइट करना है, वो ड्रीम ही रह जाता. दूसरा है कि दूसरा प्रॉब्लम क्या था, द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विल नेवर एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी एज द रूलर्स वर नॉट रेडी टू गिव राइट टू द सेल्फ रूल टू द प्रिंसली स्टेट. दूसरी बात है कि जो स्टेट, जैसे मान लो हैदराबाद है, प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे नवाब रूल करता था, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद. अब यहाँ के लोगों का भी डेमोक्रेसी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, क्योंकि रूलर कभी भी अपने राज्य में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं करता, कि पावर लोगों को नहीं देता. तो इस तरह से ये भी था कि पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी. The situation would have certainly affected the aim of our leader who, after independence, wanted to establish unity, democracy and self-determination. तो हमारा जो लीडरों का ड्रीम था वो कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इन सारे स्टेटों में कभी भी हम, एक तो पहला यूनिटी नहीं हो पाता, दूसरा डेमोक्रेसी नहीं आ पाता इन सारे स्टेट्स में, और ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया. सो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है. तो गवर्नमेंट का क्या अप्रोच हम देखते हैं. सबसे पहले तो आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट में टेम्पररी गवर्नमेंट. आपको 1947 में क्या हुआ था कि उसमें इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो उस समय एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया था, और उस गवर्नमेंट को हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि 1952 तक चला था, और 52 में इलेक्शन खत्म हो गया था, जनरल इलेक्शन. उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गया था, ठीक है. सो उस दौरान जो गवर्नमेंट था इंडिया में, उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं. फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक अ फॉर्म स्टैंड अगेंस्ट एनी पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्टेट्स. तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट था, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया को डिवाइड नहीं होने देंगे, और प्रिंसली स्टेट को हमें किसी भी तरह से इंडिया में लेके आना है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, मुस्लिम लीग वांटेड दैट प्रिंसली स्टेट शुड बी अलाउड टू टेक देयर ओन डिसीजन वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. देखो, मुस्लिम लीग तो यानी कि जो पाकिस्तान बना था, जिसके डिमांड पे वो चाहता था कि इन सारे प्रिंसली स्टेट को अलाउ कर दो कि वो अपना डिसीजन ले, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान में ज्वाइन हो या इंडिया में रहे, उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए. ये सोच के मुस्लिम ने ये सोचा था कि एक बार इन लोग अपने इंडिपेंडेंट हो गए तो बाद में हम अपने में इनको मिला लेंगे. ये सोच के मुस्लिम लीग ने इस तरह का डिमांड रखा था. लेकिन सरदार पटेल जो थे, इंडिया के उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, और होम मिनिस्टर भी थे, तो इनके पास जिम्मेदारी था इनको ज्वाइन करने का, इन सारे प्रिंसली स्टेट को. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लेड हिस्टोरिक रोल इन ब्रिंगिंग दीज प्रिंसली स्टेट विद इन इंडिया थ्रू नेगोशिएशन. देखो उन्होंने क्या किया, बातचीत करके, नेगोशिएशन मतलब बातचीत करके इनको मिलाने की कोशिश करी. फॉर्मली बट डिप्लोमेटिकली उन्होंने सख्ती भी ये किया. अगर जहाँ पे प्रिंसली स्टेट नहीं मानने को तैयार थे, उस समय उन्होंने अपना फॉर्म स्ट्रिक्ट वे में उनको, या डिप्लोमेटिक वे में उनको किसी भी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश करी. इट वाज नॉट एन ईजी टास्क, इट नीडेड स्किलफुल परसुएशन. तो उनको एक तरह से तैयार करना था, उनको मनाना था. परसुएशन मतलब मनाना, फ्रेंडली फोर्स, उनके ऊपर दबाव डालना था. वो भी इस तरह का दबाव नहीं जिससे लगे कि हम अटैक कर रहे हैं, बल्कि फ्रेंडली फोर्स परसुएट करना था उन्हें. और ये इसमें जो थे ये बहुत माहिर थे आपके पटेल जो थे. द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसेप्ट. गवर्नमेंट क्यों चाहता था इनको अपने मिलाने के लिए, 3 स्टैंड था गवर्नमेंट का, क्यों बोलता था कि मिलना चाहिए. पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. ज़्यादातर इंडिया के स्टेट जो थे वो चाहते थे कि, मतलब लोग चाहते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ट्रावनकोर हो गया, वहाँ के लोग चाहते थे इंडिया में ज्वाइन होना. फिर अगर इनको अलाउ कर दिया जाए राजा की बात मानने के लिए, तो फिर इन लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको सप्रेस हो जाएगा. दूसरा, सेकेंडली, इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच टुवर्ड्स दीज प्रिंसली स्टेट एंड वाज इवन रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम ऑफ देम. देखो हम क्या बोलते थे कि हम ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको मिला के हम डिक्टेट करेंगे, हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, हम आपके फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे. आप जो चाहोगे उसको हम ध्यान में रखेंगे, आप जिस तरह का डिमांड करोगे उस डिमांड को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. और इतना ही नहीं, हम लोग आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा था कि हम लोग आपको इंटरनल मैटर में ऑटोनॉमी, फ्रीडम भी देंगे अपने अफेयर को मैनेज करने के लिए. तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग with these princely state if they become part of India. So this assurance was given by Indian government at that time. So in the background
और पार्टीशन द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हैड एज्यूम सुप्रीम इंपॉर्टेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से हम इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिला के यूनाइटेड इंडिया डेवलप करना है। बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट इनटू इंडियन। हमने 15 अगस्त से पहले ही हमने करीब सारे स्टेटों को मिला लिया था। और लेकिन द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। तो ये एक डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद ही दे वुड एग्री टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारे करीब सारे स्टेटों ने साइन कर लिया था, विच मीन्स दैट दे एग्री टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ ये एक प्रॉब्लम था। हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 स्टेट जो थे नहीं चाहते थे इंडिया में ज्वाइन होना। तो हमने क्या किया जिससे ये सारे स्टेट इंडिया में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, सो जूनागढ़ में तो हमने प्लेबिसाइड मतलब रेफरिंग टू द पीपल, लोगों से पूछना क्या चाहते हैं। लोगों ने बोला कि हम इंडिया में ज्वाइन होना है, और उससे जूनागढ़ वाज ब्रॉट अंडर इंडिया कंट्रोल। ठीक है, इंडिया के अंडर आके मिल जाता है। और बाकी सारे स्टेट में हम देखेंगे अलग अलग स्टेप उठाया गया था, हैदराबाद को, कश्मीर को, मणिपुर को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सो हम उसको अलग से देखते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हैदराबाद बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये 3 स्टेट में हम पहला देख रहे हैं हैदराबाद के बारे में। ठीक है, सो हैदराबाद कैसे बना इंडिया का पार्ट, जो मैंने ये बताया था ना आपको, यहाँ पर हैदराबाद, ये तीनों को हम अलग से पढ़ना हमें, एक ये, दूसरा कश्मीर के ऊपर और तीसरा मणिपुर के ऊपर। ठीक है, सो पहले हैदराबाद का देखते हैं हम क्या हुआ था हैदराबाद में। देखो, हैदराबाद वाज ए लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। इट वाज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। और दूसरी बात है कि जैसे मान लो कि हम साउथ इंडिया का ये मनाते हैं, बीच में हैदराबाद है। अब इसको पास कश्मीर भी नहीं ज्वाइन हो सकता है, अगर कश्मीर पार्ट मिल जाता तो फिर ये इंडिया डिफिकल्ट होता है वो आते जाते इससे। तो हमने जो किसी भी तरह से इसको ज्वाइन करना ही था अपने अंदर। इट वाज सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। द रूलर ऑफ हैदराबाद वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस समय वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था। हिज टाइटल वाज निजाम। तो क्या बोलते थे हैदराबाद के राजा को? निजाम बोलते थे, रूलर को। तो निजाम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, वो चाहता था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। ही साइंड एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। सो इंपॉर्टेंट है, देखो हैदराबाद जो था वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और ये जो पहले हमने बताया था यहाँ पे कि ट्रीटी ऑफ एसेसन ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, ये दोनों अलग है। ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन मतलब होता है कि वंस यू साइन यू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। ये और ये जो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब क्या था कि अभी हमें कुछ समय चाहिए ये विद इंडिया फॉर ए ईयर, 1 साल का, और वो डिसाइड करेंगे इस 1 ईयर के बीच में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इंडियन गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करे ज़्यादा ना, वो चाहेंगे अपने आप को अपना स्टैंड लेने के लिए। सो इट इज इन द मीन टाइम नेगोशिएशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिम एंड द इंडियन स्टेट। और तब उस दौरान बातचीत चल रहा था कैसे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, क्या करना, वो सारी इंडियन गवर्नमेंट और हैदराबाद के निजाम के बीच में चल रहा था। सेकंड, या कि द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द निजाम रूल। अब लेकिन ना, जैसे मान लो कि ये पूरा हैदराबाद है, ठीक है, बड़ा स्टेट था इंडिया के इसमें। तो यहाँ अब निजाम जो चाहता, उसने 1 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम 1 साल तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि हम 1 साल तक डिसाइड करेंगे, हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए। लेकिन जो तेलंगाना रीजन था, वहाँ के लोग जो थे बेसिकली ये हिंदू थे, और इन्होंने चाहने लगे, ये फार्मर और हिंदू थे ज़्यादातर, तो ये चाहने लगे कि हमें अलग होना है, ये डिसाइड करने लगे। तो पीजेंस ऑफ तेलंगाना हैड सफर द मोस्ट अंडर द ऑपरेशन ऑफ रूल ऑफ निजाम, सो दे वर द फर्स्ट टू रेज द रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम। तो यहाँ पे पहले जब निजाम का रूल था तो उस समय जो तेलंगाना एरिया में जो पीजेंट्स थे वो उनको सप्रेस किया गया था बहुत ज़्यादा। तो जब आज़ादी हुआ तो वो चाहते थे अलग होना, वो चाहते थे कि निजाम का रूल खत्म हो जाए और हैदराबाद इंडिया में मिल जाए। तो उन्होंने निजाम का इस रवैये के प्रति रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, द वेमेन हु हैड सफर्ड अंडर निजाम रूल आल्सो ज्वाइन द मूवमेंट इन ए लार्ज नंबर। तो औरतें भी बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था उनको भी, तो उन्होंने भी ज्वाइन हो गई इस मूवमेंट पे अगेंस्ट निजाम की हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाए। सो द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस आल्सो सपोर्टेड। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टी थे उस समय, वो लोग भी चाहते थे कि ये हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाए। सो निजाम रिस्पॉन्डेड बाय एम्प्लॉइंग हिज पारा मिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकार्स। सो रजाकार जो कौन थे? निजाम के आर्मी थे। ठीक है, आर्मी, ठीक है, आर्मी थे। और जब लोगों ने रिवोल्ट किया तेलंगाना एरिया, तेलंगाना जो था हैदराबाद का एक पार्ट था, तो वहाँ पे इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया जो कि राजाकार थे ऑन द पीपल, कि जाओ उन लोगों को सप्रेस करो किसी तरह से। दीज राजाकार रेप्ड, क्योंकि मुस्लिम थे,
murdered and looted the and maimed those who were against निजाम, स्पेशली द नॉन मुस्लिम। आमतौर पर नॉन मुस्लिमों को, क्योंकि राजा जो थे मुस्लिम थे और इन नॉन मुस्लिमों को बहुत बुरी तरह से स्टेप उठाए सप्रेस करने के लिए। इवन रेप्ड मेनी ऑफ देम, मर्डर्ड और लूटेड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है। इन सितंबर 1940 अब ये इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को मौका मिल गया कि हैदराबाद के जो जो रूलर है वो गलत तरीका अपना रहा है लोगों को सप्रेस करने के लिए। तो इंडियन आर्मी वहाँ पे गए और द निजाम सरेंडर एंड दिस लेड टू हैदराबाद, और इस तरह से हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है। सो हमने ऊपर बता दिया मैंने हैदराबाद के बारे में। अब मणिपुर के बारे में है, तो देखते हैं मणिपुर में कैसे मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया था। सो हाउ डिड मणिपुर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो मणिपुर के बारे में सेकंड जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट था उसके बारे में मणिपुर था। सो फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन ऑन द एश्योरेंस दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द मणिपुर वुड बी मेंटेन। देखो क्या हुआ कि वहाँ का जो महाराजा था मणिपुर का, उसने एक ट्रीटी साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। ठीक है। और ये बोला था कि मैं इंडिया का पार्ट बन जाऊँगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये एश्योर करना पड़ेगा कि मणिपुर को राजा रूल करेगा और राजा को ऑटोनॉमी दिया जाएगा मणिपुर को रूल करने के लिए, यानी कि इंटरनल फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपने जैसे चाहे वैसे रूल कर सकता है मणिपुर को। इस एश्योरेंस से राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन कर रखा था। ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर इन जून 1948। दस द स्टेट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों का प्रेशर था राजा के ऊपर कि इलेक्शन करवाओ, तो उन्होंने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवाने के बाद वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आया और राजा जो था ना अब सिर्फ नाम के लिए राजा बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। जैसे कि आज इंग्लैंड में है कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहाँ वहाँ मोनार्की जो है वो सिर्फ नाम के लिए है। उसी तरह का यहाँ पे राजा जो था ही जस्ट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड बॉडी। ठीक है। और पहला स्टेट था जहाँ पे इलेक्शन हुआ था, ये लिखा हुआ मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। क्योंकि अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन 1951 से 52 के बीच में हुआ था, तो उस समय तो कोई भी स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था। सो मणिपुर ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है हमेशा, मैप में भी आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना कि मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वाज ए शार्प डिफरेंसेस ओवर द मर्जर ऑफ मणिपुर विथ इंडिया। अब जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आया जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस था। कुछ देखो द मणिपुर कांग्रेस, जो मणिपुर वो पार्टी जो मणिपुर कांग्रेस पार्टी था, वो पार्टी चाहता था कि मणिपुर शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अदर पार्टी जो थे वो चाहते थे कि मणिपुर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर था उसके अंदर डिफरेंसेस था, और ये डिफरेंसेस इस बेसिस पे था कि हु शुड बिकम द वेदर मणिपुर शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, द इंडियन गवर्नमेंट सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग महाराजा टू साइन द मर्जर एग्रीमेंट। और बाद में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया महाराजा को कि तुम मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दो, और 1949 में महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया, और उससे बिना इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछे हुए, और इस तरह से मणिपुर इंडिया का पार्ट बन जाता है। और इससे आज भी वहाँ के लोगों के अंदर वो एंगर है कि बिना लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछे मणिपुर के महाराजा ने ट्रीटी ऑफ एसेसन साइन कर लिया था। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वाई वाज ड्राइंग ऑफ इंटरनल बाउंड्री अ चैलेंज टू इंडियन लीडर। क्यों इंडिया में इंटरनल बाउंड्री मतलब स्टेट बनाने में, आपको पता है कि इंडिया हमने फ्री तो कर लिया था, हमने जितने भी सारे प्रिंसिपल स्टेट थे जो ना चाहते थे इंडिया में जाना, उनको भी हम किसी भी तरह से मना के प्रेशराइज करके बना लिया था। लेकिन इंडिया में इंटरनल बाउंड्री मतलब स्टेट क्रिएट करना क्यों चैलेंज था एक तरह से। इट वॉज चैलेंज फॉर द इंडियन लीडर टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ठीक है। कि पंजाब हरियाणा यूपी बिहार राजस्थान ये सब बनाना बहुत चैलेंज था। इट वॉज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट रिफ्लेक्ट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ द कंट्री विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। देखो हमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नहीं बनाना था रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से या शासन व्यवस्था के हिसाब से, बल्कि हमें ऐसा स्टेट बनाना था जो कि उस स्टेट, जैसे मान लो गुजरात क्रिएट करना है तो गुजरात के अंदर गुजराती लोग भाषा के लोग या कल्चर के लोग रहें, आसाम तो आसाम के कल्चर के लोग ही रहें वहाँ पे, इस तरह से हमें क्रिएट करना था। और
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे हम क्रिएट करें इंडिया में जिससे कि कल्चर और जो लैंग्वेज है वो एक जगह एसिमिलेट हो पाए, एक स्टेट में एसिमिलेट हो पाए, ठीक है। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट सो जो ब्रिटिश थे इंडिया में, कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश जब थे इंडिया में, उन्होंने इंडिया में स्टेट जो बनाया था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के, शासन व्यवस्था का दिमाग में रख के बनाया था, ना कि कल्चरल यूनिटी के दिमाग में रख के बनाया था, ठीक है। और या दूसरा और एक तरीका था कि जैसे जैसे उन्होंने एरिया को कैप्चर करते गए उसके हिसाब से उन्होंने स्टेट क्रिएट किया, ठीक है। लेकिन आवर नेशनल लीडर ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हैड रिजेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव विजन ऑफ द स्टेट बाउंड्री एंड प्रपोज फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए हमारे जो इंडिया लीडर हैं, जब फ्रीडम के इंडिया से मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़े थे उस समय उन्होंने ये बोल रखा था, प्रॉमिस किया था लोगों की, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो इंडिया में स्टेट जो क्रिएट किया गया वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया जाएगा। सो थिंग्स, लेकिन अब पहले उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, लेकिन अब चीज़ सिचुएशन बदल गया था। क्या बदल गया था? एक तो इंडिया आज़ाद हो गया था नो डाउट, और इंडिया पार्टीशन भी हो गया था, और पार्टीशन जो हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था? रिलीजन के बेसिस पे। तो उनको डर सा लग रहा था कि अगर लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट क्रिएट किया जाए तो ये शायद धर्म के, जैसे पहले धर्म के हिसाब से पार्टीशन हो गया था, अब हो सकता है लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट अलग अलग होने की कोशिश करें, ठीक है। सो इट वॉज फेल्ड दैट द स्टेट वॉर टू बी क्रिएटेड इन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, देन इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया हो सकता है जैसे कि बिखर जाए और छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाए, बंगाल अपने अलग अलग मांगे, पंजाब अलग मांगे, या साउथ इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिमांड हो, स्टेट कंट्री का डिमांड होने लगे। सेकेंडली द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वुड डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट वर बीइंग। और दूसरे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के सामने, इकोनॉमिक पॉवर्टी दूर करना था, सोसाइटी में इनइक्वालिटी था, ये सारे। तो अगर वो ऐसा करते तो शायद ये एक तरह से इस चैलेंज से डाइवर्ट हो सकता था, ठीक है, चैलेंज, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो मेन फोकस था उससे डाइवर्ट हो सकता था। सो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज आल्सो पोस्टपोन्डेड बिकॉज द फेट ऑफ प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड सो फार। और दूसरी बात है कभी भी प्रिंसली स्टेट का क्या होगा, इंडिया में ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, ये भी डिसाइड नहीं हो पाया था, इसकी वजह से हमें इस चीज़ को पोस्टपोन करना पड़ा। द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी था कि हाँ पार्टीशन हुआ है और उसका मतलब कि धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ है और लैंग्वेज के बेसिस पे करते तो कहीं दोबारा से यही चीज़ हो जाए तो फिर क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता था, इसलिए इस चीज़ को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाउ वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड। देखो नेशनल लीडर ट्राई टू पोस्टपोन द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, मैंने अभी इससे पहले देखा क्यों, ये भी बताया हुआ, बट दिस वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर एंड पीपल। लेकिन बहुत सारे लोकल लीडरों ने इसको चैलेंज भी किया कि ऐसा क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। The protest began in Telugu-speaking area of the old Madras provinces, which included present-day Tamil Nadu, part of Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. तो ये सारे एरिया को पहले हम मद्रास प्रोविंस बोलते थे, इसमें कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट था, केरला का, तमिलनाडु, कर्नाटका का पार्ट मिलके ये मद्रास प्रोविंस से बना हुआ था। कौन सा? मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रोविंस से बना हुआ था ब्रिटिश का। द मूवमेंट स्टार्टेड फॉर ए सेपरेट आंध्रा, द मूवमेंट वाज कॉल्ड विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। आंध्रा मतलब जैसे कि जितने भी सारे एरिया में तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उनको आंध्र प्रदेश बनाने की मांग करी गई, ठीक है। सो द मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस एंड मेक दिस सेपरेटेड एरिया एज आंध्र प्रदेश न्यू स्टेट, ठीक है। तो इनका ये मांगना था कि जो भी तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं ना, याद रखना तेलुगु स्पीकिंग लोग, इन्होंने आंध्र की मांग करी थी, और जहाँ भी जितने भी सारे लोग आसपास के एरिया में तेलुगु बोलते हैं उनको उस टेरिटरी को आंध्र प्रदेश बना दिया जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्र प्रदेश वर इन फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मद्रास प्रोविंस। सारे पॉलिटिकल फोर्स जो थे वहाँ पे जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, ग्रुप थे, वो सारे चाहते थे कि आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। द मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट टेक एनी डिजायर। Potti Sitaram Ramallu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went to indefinite fast and died after 56 days. तो वहाँ का एक लोकल लीडर थे जो कि कांग्रेस गांधी के फॉलोअर थे, सीतारामालू। इन्होंने क्या किया कि फास्ट किया कि इस डिमांड को हमें पूरा किया जाए, नहीं तो मैं अनशन लूँगा। और उन्होंने फास्ट करने के बाद मर भी गए 56 डेज के बाद, और उसके बाद उनके डेथ के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट वायलेंस शुरू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। लोग स्ट्रीट पे आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अनाउंस कर दिया आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1952 में,
ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट जो था लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन और व्हेन एंड व्हाई SRC स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप एंड व्हाट वाज इट्स रिपोर्ट। ठीक है। सो हम देखते हैं इसमें स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन का क्या कब बनाया गया था। So after the formation of Andhra Pradesh, the linguistic state on the basis of linguistic state, similar demand जो दूसरे स्टेट में होना शुरू हो गया, दूसरे एरिया में भी इस तरह का डिमांड कर रहे थे। डिमांड इस डिमांड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया। उस कमीशन का नाम था स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन। कब बनाया गया था? एक नंबर क्वेश्चन आता है 1953 में। और जिसने ये तो कमीशन, इसे क्या करना था? लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग, कैसे हम इंडिया का बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री बना सकते हैं। और इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, सजेस्ट किया कि स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बना देना चाहिए। ठीक है। सो इसी बेसिस पे इसके जो रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट पास किया गया। और उस एक्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।